अस्सलामुअलैकुम। क्लाइमेट इशू एक इतना सीरियस इशू है कि पाकिस्तान को 2020 में $1.5 बिलियन का फाइनेंशियल लॉस देखने को मिला सिर्फ एक क्लाइमेट इशू की वजह से। अगर बाकी दुनिया पे नज़र डाली जाए तो उनमें भी कुछ ममालिक के नाम आपके सामने हैं जिनको फाइनेंशियल लॉस हुआ, जैसे कि 2020 में ऑस्ट्रेलिया के अंदर बुश फायर हुई जिसमें $5 बिलियन का उनको नुकसान हुआ। फिर उसके बाद लोकस्ट स्वार्म अटैक हुआ जिसमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, नॉर्थ अफ्रीका से ये शुरू हुआ। काफ़ी ज़्यादा ये ममालिक लपेट में आए। इससे टोटल $8.5 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। फिर इंडिया के अंदर फ्लड आया जिसमें $10 बिलियन का नुकसान हुआ। यूएसए के अंदर वाइल्ड फायर हुई, उसमें $20 बिलियन का नुकसान हुआ। और श्रीलंका और इंडिया में साइक्लोन हुआ 2020 में जिसमें $13 बिलियन का नुकसान देखने को मिला। इसमें सिर्फ फाइनेंशियल लॉस नहीं है, इसमें बहुत से लोगों की जानें भी गई हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि ये जो इतने ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस और लोगों की जानें गई हैं ये सन 2020 में ही क्यों हुआ? इससे पहले एंशिएंट टाइम पीरियड या डार्क एजेस में ऐसा इतना ज़्यादा फाइनेंशियल लॉस हमें क्यों देखने को नहीं मिला? इन सब चीज़ों को आज के लेक्चर में हम कवर करेंगे डिटेल के साथ। अगर एक शॉर्ट सा आंसर दिया जाए तो वो है कि जो ज़मीन के ऊपर टेम्परेचर इतनी स्पीड से बढ़ रहा है उसकी वजह से ये सारा क्लाइमेट इशू आपको देखने को मिल रहा है। और वो टेम्परेचर आप इस ग्राफ में देख सकते हैं कि 1880 में कहाँ पे था और आज ये टेम्परेचर कितनी तेज़ी से बढ़ रहा है। और ये 2000 तक का ग्राफ है, 2020 में इसकी स्पीड कहाँ पर है। अब टेम्परेचर के बढ़ने की भी वजह है, वो है कार्बन की इमिशन। कार्बन बहुत तेज़ी से इमिट हो रहा है और कार्बन की वजह से टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। और कार्बन को जो इमिट कर रहे हैं वो लोग हैं हम। और कार्बन इमिट कैसे हो रहा है? क्योंकि जो फ्यूल है वो काफ़ी ज़्यादा बर्न हो रहा है। अब फ्यूल कहाँ इतना बर्न हो रहा है तो आप देखें कि जितनी ज़्यादा आबादी बढ़ रही है और उतनी ही ज़्यादा लोग गाड़ियों, कार्स को परचेस कर रहे हैं, अपनी खुराक के लिए फैक्ट्रीज़ को लगा रहे हैं, क्योंकि खुराक भी तो बननी है ना। खुराक नहीं बनेगी तो लोग भूख से मर जाएंगे। तो ये जो चीज़ें चल रही हैं ये सारी एक किस्म का टेम्परेचर को इंक्रीज़ करने में काफ़ी ज़्यादा मदद दे रही हैं। तो हम कह सकते हैं कि जितनी ज़्यादा आबादी होगी उस आबादी अब उसको ट्रैवल करने के लिए उतनी ही ज़्यादा कार्स चाहिए होंगी, उनका धुआं होगा गाड़ियों को। जितनी आबादी होगी उनको खुराक चाहिए, वो अपनी प्रोडक्शन के लिए फैक्ट्रीज लगाएंगी, उनका धुआं होगा। तो ये जो इंसान हैं, ह्यूमंस, हम खुद, मैं, आप, हमारी वजह से ये क्लाइमेट इशू काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। इसके मैं सॉल्यूशंस भी आखिर में डिस्कस करूँगा। अभी दुनिया के अंदर तकरीबन 7 बिलियन लोग, इससे ज़्यादा मौजूद हैं जो इस अर्थ के ऊपर रह रहे हैं। तो जितनी आबादी बढ़ती रहेगी उतने क्लाइमेट इश्यूज इंक्रीज़ होते रहेंगे और हमें फ्यूचर में इसी तरह के फाइनेंशियल लॉस और लोगों की जानों का नुकसान देखने को मिलेगा। हम इस चीज़ को तो कह सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रही है, क्योंकि आप जहाँ पे देखेंगे कि बहुत ही ज़्यादा कार्स हैं, बहुत ही ज़्यादा फैक्ट्रीज रन हो रही हैं, तो हम कह देते हैं कि ये क्या है, डेवलपमेंट है। तो डेवलपमेंट डायरेक्ट रिलेशन है इसका क्लाइमेट इशू के साथ। जहाँ पर डेवलपमेंट होगी उसकी वजह से क्लाइमेट इश्यूज ज़्यादा होंगे। अब ये जो हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं जिसमें आप कॉन्टिनेंट देख लें, यूएसए देख लें, रशिया देख लें, अच्छा एशिया के अंदर चाइना को देख लें, ये वो ममालिक हैं जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है। और जितनी ज़्यादा पॉपुलेशन है, मैंने आपको पहले बताया कि ये उतनी ही ज़्यादा फैक्ट्रीज़ लगा रहे हैं क्योंकि इनको खुराक पूरी करनी है। और जितनी फैक्ट्रीज़ लगाएंगे तो उनसे उतनी ज़्यादा कार्बन इमिट होगी। अब ये फैक्ट्रीज़ को कम नहीं कर सकते। अगर फैक्ट्रीज़ को ये कम करेंगे तो इनकी प्रोडक्शन रुक जाएगी, प्रोडक्शन कम होगी, आबादी ज़्यादा है, तो जो एक गैप है इसकी वजह से लोग भूख से मर जाएंगे। तो इसलिए ये क्या करते हैं कि अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। और अगर करेंगे तो ऑब्वियसली वहाँ पे डेथ रेट इंक्रीज़ हो जाएगा। और जब डेथ रेट इंक्रीज़ होगा तो वो कंट्री के लिए एक शेमफुल थिंग है। इसीलिए अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे और कार्बन को ज़्यादा से ज़्यादा इमिट करें। और इन्हीं ममालिक की वजह से काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट इश्यूज़ हमें देखने को मिल रहे हैं।
अब ये अपनी प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ क्यों नहीं कर रहे? क्योंकि उनको अपनी सर्वाइवल, उनको ज़िंदा रहने के लिए कुछ ना कुछ चाहिए, और वो ज़िंदा रहने के लिए ही फैक्ट्रीज़ को लगाते हैं, उनको रन करते हैं। और अब एक और एग्जांपल देखी जाए तो इनको अपनी जो देहात हैं वो चाहे आप एक डेवलप्ड कंट्रीज़ में देख लें या अंडर डेवलपिंग कंट्रीज़ में देख लें या डेवलपिंग कंट्रीज़ में देख लें, हर जगह पे गांव देहात मौजूद हैं। वो अपने सर्वाइवल के लिए दरख्त को काटते हैं, उनको जलाते हैं और उस पर अपनी खुराक को बनाते हैं। अब ये जो दरख्त काटने का अमल है इसको कहा जा सकता है डिफोरेस्टेशन, मतलब कि दरख्त की कमी। जितने दरख्त कम होंगे तो जाहिर सी बात है ऑक्सीजन उतनी कम प्रोड्यूस होगी, ऑक्सीजन उतनी ही कम होगी, और ये ऑक्सीजन, दरख्त ऑक्सीजन को कार्बन को एब्जॉर्ब करते हैं और कार्बन ज़्यादा होगा। इसकी वजह से भी हमें काफ़ी ज़्यादा बीमारियां देखने को मिलती हैं और क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं। अब बीमारियों का नाम मैंने क्यों कहा? क्योंकि जब औरतें लकड़ को जलाती हैं, डायरेक्ट कुकिंग करती हैं, तो इनसे काफ़ी ज़्यादा कैंसर जैसी बीमारियां, जो इसका धुआं होता है लकड़ का, डायरेक्ट वो उनके लंग्स इसको इनहेल करते हैं और क्या होता है, उनसे कैंसर जैसी बीमारियां जन्म लेती हैं। दूसरी चीज़ आप ये देख सकते हैं कि जितने दरख्त कटेंगे तो इससे जो हैबिटेट है, मतलब घर हैं जानवरों के, वो कम होंगे, और जानवरों की भी जो कम्युनिटी है वो दिन ब दिन कम होती जाएगी। और एट द एंड ये जानवर जो हैं, जो एक लाइफ साइकिल है जो हेल्प करते हैं ह्यूमन के सर्वाइवल के लिए, ये भी हमें दिन ब दिन कम देखने को मिलेंगे। अब इंटरेस्टिंग थिंग ये है कि ये जो इशू है ये हमारी वजह से हो रहा है, और हम इस इशू को जानते भी हैं और हम इस इशू का सलूशन भी जानते हैं। क्यों? क्योंकि ये इंसानों की वजह से हो रहा है, हमारी वजह से हो रहा है, लेकिन हम इस पर कोई सलूशन की तरफ प्रैक्टिकल नहीं होते। और ये फर्स्ट ऐसी चीज़ है जिसका हमें सलूशन मालूम है। हमें हमेशा इशू मालूम होता है लेकिन हमें उसका सलूशन मालूम नहीं होता। लेकिन ये वो इशू है, क्लाइमेट इशू, जिसका हमें पॉसिबल सलूशंस भी मालूम है। अब सलूशन की बात की जाए तो दो ममालिक में, या आप दो भाइयों की बात कर लें, उनके अंदर जब भी लड़ाई होती है तो डायरेक्ट एक बड़े इशू को रिजॉल्व करने से पहले छोटे छोटे मैटर्स को रिजॉल्व किया जाता है। जैसे कि पाकिस्तान इंडिया के ताल्लुकात तब ही ठीक होंगे जैसे हम पहले छोटे छोटे इश्यूज को रिजॉल्व करें। अब जो छोटे छोटे इशू हैं उनको कहा जाता है CBM। CBM मीन्स कॉन्फ्लिक्ट बिल्डिंग मेजर्स, जिसका मतलब होता है कि पहले छोटे इशू को रिजॉल्व करें। जैसे कि पानी का इशू हो गया, बॉर्डर डिस्प्यूट पे बाद में आए, लेकिन पहले पानी का इशू रिजॉल्व करें। अब इसी तरह हमें क्लाइमेट इशू को रिजॉल्व करने के लिए पहले स्मॉल स्टेप्स लेने होंगे, स्मॉल इश्यूज को रिजॉल्व करना होगा, और बहुत से ममालिक में इनको रिजॉल्व किया जा रहा है। जैसे कि पाकिस्तान के अंदर मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट, SFM, इसको मिलके एक दोनों की इश्यूज से, दोनों की जो कोऑर्डिनेशन से काफ़ी ज़्यादा इश्यूज हमारे डे बाय डे रिजॉल्व हो रहे हैं। SFM मीन्स सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट। अब फर्स्ट स्टेप क्या ले रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, जिस पे SFM काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, वो कर रही है रिफॉरेस्टेशन। दरख्त जो कटे हुए हैं, आप जब भी दरख्त काटें तो आप 2-3 दरख्त एक्स्ट्रा लगा दें। ये इतने ज़्यादा कॉस्टली नहीं है जो हर किसी को दरख्त लगाने में कोई इतना इशू होगा। तो अभी की जो गवर्नमेंट है वो रिफॉरेस्टेशन पे काफ़ी ज़्यादा इस पे बात कर रही है। फिर दूसरा स्टेप यह है कि फ्यूल एफिशिएंट स्टोव्स दिए जाएं। SFM ने काफ़ी ज़्यादा अभी इनको फ्यूल एफिशिएंट स्टोव्स पे काम भी किया है। इसका ये होता है कि ये वो स्टोव्स हैं जो दरख्त लकड़ उसको कम कंज्यूम करते हैं। अब जितनी कम लकड़ होगी तो इससे आपके दरख्त भी बचेंगे, कम से कम दरख्त कटेंगे। और दूसरा, इनका जो धुआं होता है वो डायरेक्ट इतना नुकसानदेह नहीं है, वो डायरेक्ट नहीं निकलता। ये फ्यूल एफिशिएंट स्टोव्स तो नहीं है, लेकिन इसमें सिर्फ मैंने आपको ये बताया कि जब हम ऐसे फ्यूल एफिशिएंट स्टोव्स देंगे देहात में कुकिंग के लिए तो हमें दरख्त भी कम कटेंगे, और जो बीमारियां हैं कैंसर जैसी जो औरतों को डायरेक्ट इनहेल करते हुए ये उनके सांस में ये जो धुआं लगता है, ऐसा नहीं होगा। फिर तीसरा स्टेप ये है कि हम गैस फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें देहात में,
क्योंकि ज़्यादा दरख्त कौन लोग काट रहे हैं, देहात में काटे जा रहे हैं। तो हम उनको गैस फैसिलिटी प्रोवाइड करें। अगर पाइप के थ्रू नहीं भी दे सकते तो हमारे पास और बहुत से ऑल्टरनेट हैं जिस पे एसएफएम काफ़ी ज़्यादा काम कर रहा है और सिंध में उसने दिए भी हैं। स्लो एंड स्टेडी छोटे छोटे स्टेप्स को अगर हम रिजॉल्व करते जाएंगे तो इंशाल्लाह इन फ्यूचर जो क्लाइमेट इशू है वो कम होता रहेगा। लेकिन ये जो क्लाइमेट इशू है ये सिर्फ एक मुल्क का इशू नहीं है। मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया भी था, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, कि एक ममालिक अगर पाकिस्तान इस पर जितनी मर्जी कंट्रीब्यूशन कर ले, जितना मर्जी एक्टिव हो जाए, अगर बाकी ममालिक इस पे गौर नहीं करते तो क्लाइमेट इशू कभी भी रिजॉल्व नहीं होगा। और ये एक मुल्क का इशू नहीं है, पूरी दुनिया का इशू है, वर्ल्ड लेवल का इशू है। एक और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्लाइमेट इशू पे काफ़ी ज़्यादा काम कर रहे हैं और डेवलप्ड काफ़ी ज़्यादा कम इस पे काम कर रहे हैं। क्यों? डेवलप्ड कंट्रीज़ की पॉपुलेशन काफ़ी ज़्यादा है और वो अपनी प्रोडक्शन को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते, लेकिन फिर भी ज़्यादा जो रिस्पेक्ट दी जाती है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को दी जाती है एज़ कम्पेयर टू डेवलपिंग कंट्रीज़। इसकी भी एक लॉजिक है, थोड़ा सा पहले मैं आपको बैकग्राउंड से बता देता हूँ। 1997 के अंदर यूनाइटेड नेशन के अंदर दो अकॉर्ड हुए थे, एक क्योटो प्रोटोकॉल एग्रीमेंट और दूसरा मराकेश एग्रीमेंट अकॉर्ड। इसी अकॉर्ड को, इन्हीं एग्रीमेंट्स को 2012 में रिवाइज किया गया, जिसको आज याद किया जाता है दोहा एग्रीमेंट और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट से। बहुत से ममालिक ने इन पे साइन किया था और वो एक बाउंड हो गए थे कि अब जो एग्रीमेंट है इस पे एक एग्रीमेंट हो गया था कि हमने इसको फुलफिल करना है। लेकिन कुछ ममालिक ऐसे थे जैसे कि यूनाइटेड स्टेट, चाइना, हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज हैं, याद रखिएगा, इन्होंने इस एग्रीमेंट में साइन नहीं किया। अगर ये इस एग्रीमेंट में साइन कर देते तो इनको भी जो क्लाइमेट इशू है, जो कार्बन की इमिशन है, उसको कम करना पड़ता, लेकिन इन्होंने इस एग्रीमेंट में साइन नहीं किया और ये बाउंड नहीं हुए। अब ये बाउंड क्यों नहीं हुए? वही वाली बात आ जाती है, क्योंकि ये अपनी प्रोडक्शन पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहते थे, क्योंकि ये हाई पॉपुलेटेड कंट्रीज़ हैं। अगर ये फैक्ट्रीज कम लगाएंगे तो लोग भूख से मर जाएंगे और इसीलिए यूनाइटेड स्टेट ने और चाइना ने इन एग्रीमेंट में साइन नहीं किया और इन्हीं की वजह से काफ़ी ज़्यादा आपको क्लाइमेट इश्यूज देखने को मिलते हैं। लेकिन नाम इन ममालिक का क्यों नहीं आता, वो एक सवाल है। काफ़ी कॉस्टली प्रोसेस है ये क्लाइमेट इशू को रिजॉल्व करना या कार्बन को कम इमिट करना। अब होता यह है कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे कि पाकिस्तान हो गया, नेपाल हो गया, श्रीलंका हो गए, ये वो ममालिक हैं जो कार्बन क्रेडिट को सेल कर देते हैं। और फ़ायदा किसको होता है? डेवलप कंट्रीज़ को। कार्बन क्रेडिट होता है कि हर मुल्क 1 टन कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट करे। इस एग्रीमेंट के अंदर ये था 1 टन अगर कार्बन डाइऑक्साइड हर मुल्क करेगा तो दैट इज़ इनफ, इससे ज़्यादा नहीं करना, कम आप बेशक करें। अब पाकिस्तान जैसे ममालिक, इनकी आबादी कम है और ये एसएफएम और मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट काफ़ी ज़्यादा इस पर एक्टिव भी है, काम भी कर रही है क्लाइमेट इशू पे। तो ये क्या करते हैं, 1 टन तो कार्बन डाइऑक्साइड को इमिट नहीं करते, ये 1/2 टन इमिट करते हैं, बहुत कम करते हैं। अब जो 1/2 टन होती है ये सेल कर देते हैं डेवलप कंट्रीज़ को। जब डेवलप कंट्रीज़ को सेल करते हैं तो 1 टन तो वो पहले ही कार्बन इमिट कर रहे हैं, 1/2 टन दूसरी इनसे ली हुई इमिट कर देते हैं, तो 1.5 टन कार्बन डाइऑक्साइड इमिट होती है और ये जो क्लाइमेट इशू है ये रिजॉल्व नहीं होता। इस डायग्राम में, इस लाइफ साइकिल में मैंने सर्कल में यही बताया कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं वो पेमेंट देते हैं डेवलपिंग कंट्रीज़ को, जो काफ़ी ज़्यादा क्लाइमेट इशू पर काम कर रही है, और ये क्या करते हैं, वापस सेल करते हैं, और यही इसी की वजह से क्लाइमेट इशू आज तक रिजॉल्व नहीं है। होप सो आपको आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Kindly subscribe this channel for more videos and press the bell icon. Thank you. Allah Hafiz.